तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है। तो आज से थोड़ा सा चेंजेस ये है। सबसे पहले तो जिस भाई बंधु ने प्राचीन इतिहास की वीडियो पहले नहीं देखी है, मौर्यकालीन साहित्य की, तो वो पहले की जाके वीडियो देख लें। अगर उसे वीडियो वगैरह ना मिल रही हो तो चैनल के प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन है, वहाँ जाके एंशियंट हिस्ट्री है, उसमें जितनी भी प्राचीन इतिहास की वीडियो हैं वो मैं डाल रहा हूँ। ठीक है। तो सारी प्लेलिस्ट में आपको प्राचीन इतिहास की वीडियो मिल जाएंगी। ठीक। तो चेंजेस आज से ये है। देखिए, मैं क्या काम करता हूँ, एक बड़ी सी वीडियो बनाता हूँ 30-35 मिनट की या वगैरह। तो समस्या क्या आती है, उसे देखने में लोग बागों को प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम ये होती है कि उसे आप बार बार नहीं देख सकते। आपने एक बार देख ली, आप दोबारा नहीं देख पा रहे, उसके नोट्स नहीं बना पा रहे। ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं कि छोटे छोटे, मतलब 15-15 मिनट की मैं वीडियो बनाऊँगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। क्योंकि एक चीज़ हो रहा है, अगर 30 मिनट की वीडियो बनानी होती है तो मुझे उसके लिए पहले 2 घंटा खुद पढ़ना पड़ता है। ठीक है। मैं ऐसी कोई फालतू की वीडियो नहीं बना देता। 2 घंटा खुद पढ़ता हूँ। ठीक है। फिर एक आध घंटे में वो वीडियो बनती है, फिर एक आध घंटा उसका एडिटिंग वगैरह मान लो। तो एक 30 मिनट की वीडियो बनाने में 4-4.5 घंटा लग जाता है। ठीक है। और रिस्पॉन्स मिलता है घंटा। ठीक। तो मेरा खुद का समय भी ख़राब होता है। तो अब मैं जो है डायरेक्ट वीडियो बनाया करूँगा 15-1 मिनट की। ठीक। चाहे दिन में 4 वीडियो आ जाएंगी, लेकिन छोटी वीडियो बनाऊँगा। ठीक। तो हम पढ़ रहे हैं मौर्यकालीन का साहित्य, और किसी ने अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो एंशियंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हम पढ़ लिया था, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया था, उसका पूरा डीप पढ़ लिया था। तो आज हम मौर्यकाल को जानने के लिए एक पुस्तक है मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक। और मेगास्थनीज कौन था भाई? मेगास्थनीज था सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में जानेंगे कि इसमें है क्या। तो देखिए, मेगास्थनीज ने बताया कि भारत में जो है 7 जातियाँ थीं। कितनी जातियाँ थी साहब? 7 जातियाँ थीं। जबकि जो चाणक्य के कौटिल्य में है उसमें तो वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यानी 4 प्रकार की जाति बताई थी। मेगास्थनीज ने बताई 7। ठीक है। तो 7 जाति को याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो आप जानते हैं। मेगास्थनीज ने इसे अलग तरीके से विभाजित करा। देखिए, ब्राह्मण क्या होता है? यज्ञ वगैरह करने वाला। तो दार्शनिक भी तो वैसे ही काम करता है। ठीक है। तो ब्राह्मण से दार्शनिक हो गया, तो उसने एक बताया दार्शनिक। दूसरे नंबर पर उसने जाति बताई, देखिए क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय का काम क्या होता है? लड़ाई करना। तो क्षत्रिय से ही रिलेटेड होते हैं योद्धा और सैनिक, तो उसने योद्धा सैनिक। ठीक। तीसरा होते हैं वैश्य, व्यापार करने वाले। तो तीसरी कैटेगरी में उसने रखे व्यापारी, शिल्पी और कारीगर। ठीक। चौथे में होते हैं शूद्र। देखिए, शूद्र क्या होते हैं? सेवा करने वाले। और उस टाइम 2 ही काम होते थे, एक तो पशुपालन होता था और एक कृषक होता था। ठीक है। तो एक तरीके की सेवा है ये। तो चौथी कैटेगरी में उसने रखा पशुपालक और चरवाहा, जो पशुओं को चराते वगैरह हैं। ठीक है। पशुपालन से संबंधित होते हैं। पाँचवीं में उसने रखा कृषक। ठीक। और 5 ये हो गए। ठीक है। तो 5 को याद करने में तो आपको समस्या नहीं हुई होगी। छठे में उसने रखा गुप्तचर। गुप्तचर जिन्हें ओवरसियर भी कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है डीप क्वेश्चन कि भाई ओवरसियर मैगस्थनीज की इंडिका पुस्तक में किसे कहा गया? तो गुप्तचर को कहा गया। ठीक। और 7वें नंबर पर उसने बताई मंत्री, सभासद या परामर्शदाता, जो राजा वगैरह को परामर्श देते थे। ठीक है। तो 7 जाति बताई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारत में कितनी जातियाँ थीं? तो 7 जातियाँ थीं। ठीक है। तो आपको याद, भले ही आपको ये 7 जातियाँ याद ना रहें, लेकिन ये पता होना चाहिए कि भाई मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार 7 जातियाँ थीं। ठीक है, जो उसने बताई थी। चलिए, अब बात करते हैं उसने दास प्रथा के बारे में क्या कहा था। देखिए, उसने दास प्रथा, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मेगास्थनीज की इंडिका में उसने कहा था कि भाई मौर्यकाल, मतलब भारत में जो है मौर्यकाल के टाइम पे तो आया ही था ये। उसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। जब जबकि ये उसका बहुत ही गलत वक्तव्य है। ठीक है। वो ढंग से समझ ही नहीं पाया था, क्योंकि उस टाइम मालिक और नौकरों के संबंध इतने मधुर होते थे कि वो ये समझ नहीं पाया भाई मालिक कौन है, नौकर कौन है। तो उसे ऐसा लगा कि भैया दास प्रथा है ही नहीं। जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास बताए गए हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भारत में कितने प्रकार के दास थे? तो 9 प्रकार के दास थे। ठीक है। आपको नाम ना पता हो कि 9 प्रकार कौन कौन से थे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भैया
कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 9 प्रकार के दास थे। ठीक, चलिए अब वो अकाल के संबंध में क्या कहता है। वो अकाल के संबंध में कहता था कि अकाल भारत में नहीं पढ़ते थे। तो ये भी उसकी बहुत जो है भ्रामक जानकारी है और ये गलत वक्तव्य है। क्यों? क्योंकि मौर्य काल वगैरह में जो है तुम्हें पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम 12 वर्ष का अकाल आया था मगध के अंदर। तो वे श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक में चले गए थे। और मेन चीज़ अन्नागार भी मिले हैं। अन्नागार होते हैं जिसमें अन्न का स्टॉक रखते हैं हम। ठीक है, तो स्टॉक रखा क्यों जाता है भाई? आपातकाल के लिए रखा जाता है। तो ये भी भ्रामक है। देखिए ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसा आ जाता है क्वेश्चन कैसे ही बना लो कि मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो वहाँ ये कथन डाल देंगे और आप जो है फंस जाओगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा डीप पता होना चाहिए। ठीक, देखिए लेखन कला के बारे में मेगास्थनीज क्या कहता है कि लिखना नहीं आता था। ठीक है, भारतीयों को लिखना नहीं आता था। तो ये भी बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। अरे मेरे भाई, ऋग्वैदिक ये जो वेद आरण्यक उपनिषद वगैरह ये लिख दिए, ये क्या तेरे पापा ने लिख दिया आके? ठीक है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक, भू राजस्व के बारे में मेगास्थनीज कहता है कि 1/4 भू राजस्व का लगान जो है लिया जाता था। ठीक है, जबकि अभी तक जो लगान लिया जाता था प्राचीन भारतीय में तो 1/6 लिया जाता था। ठीक, 1/6 यानी छठवां हिस्सा लिया जाता था, और ये कह रहा है चौथाई हिस्सा लिया जाता था। तो बस आप ये भी इसका वक्तव्य गलत है। बस क्वेश्चन की दृष्टि में आपको ये याद रखना है कि मेगास्थनीज ने कहा था कि 1/4 हिस्सा, ऑप्शन में आपको 1/6 भी मिलेगा। तो मेगास्थनीज ने कहा था कि 1/4 चौथाईवां हिस्सा जो है फसल का लिया जाता था। ठीक है, चलिए तो ये मेगास्थनीज के इंडिका से संबंधित क्वेश्चन हो गए और इससे बाहर कुछ नहीं आने का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरी मौर्यकालीन की पुस्तक जिससे मौर्यकालीन के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। तो डायरेक्ट छोटे मोटे एग्ज़ामों में यही पूछ लिया जाता है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी, तो विशाख दत्त ने लिखी। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो विशाख दत्त था ये गुप्त काल में पैदा हुआ था। ठीक है, और इसने मौर्य काल के बारे में लिखा था। चलिए जानते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है जो हमें जानने योग्य है। देखिए ये संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। देखिए नाटक का मतलब है इसका कि मंचन हो सकता है, तो एक तरीके का नाटक है ये। ठीक, और सबसे पहला जो इसका हिंदी में अनुवाद करा था, हिंदी में अनुवाद वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने करा था। ठीक, और ये प्राचीन भारत का सर्वप्रथम जासूसी नाटक था। सर्वप्रथम जासूसी नाटक अगर आए तो था ये आपका विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। और आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे ये है मुद्रा का मतलब होता है अंगूठी, और राक्षस का मतलब आप निगेटिव वे में बिल्कुल मत लेना। यहाँ राक्षस का मतलब पॉजिटिव वे में आया है। राक्षस का मतलब आया है यहाँ अमात्य यानी जो मंत्री जिसके अंदर स्वामी भक्ति वगैरह होती थी। तो यहाँ राक्षस निगेटिव करेक्टर नहीं है, यहाँ राक्षस है पॉजिटिव करेक्टर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त का है, इसमें इतिहास और राजनीति के बारे में चर्चा मिलती है, जबकि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें केवल राजनीति बताया गया है, इतिहास नहीं बताया गया है। केवल राजनीति की चर्चा मिलती है और राजनीति की एक पुस्तक है। ठीक, अब इसमें और क्या बताया गया है कि किस तरीके से नंद वंश का विनाश करा, और चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण भी इस पुस्तक में बताया गया है। नंद वंश का अंतिम राजा था धनानंद। ठीक है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश का साम्राज्य स्थापित करा था। तो इसमें जानकारी मिलती है विशाख दत्त के मुद्रे राक्षस के बारे में। तो ये वीडियो समाप्त हो गई है। बताना कैसी लगी वीडियो, और सिंपल सा। ठीक है, चलो ठीक है, अपना ध्यान रखो। अब वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनाया करूँगा। ठीक है, तो ताकि आपको भी समस्या ना हो।